हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होती है, मेरिटोक्रेसी नहीं होती है, गवर्नेंस सही नहीं होती। आप पॉलिटिक्स को अलग रखे, मेरिटोक्रेसी लाए। कि नेपाल में इस वक्त चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर नेपाल में चीन की दखलंदाजी का विरोध कर रहे हैं। नेपाल के लोग चीन से इतना परेशान हो चुके हैं कि भारत की कूटनीति और अपनी ही जनता के विरोध के चलते नेपाल की सरकार ने चीन को अब करारा झटका दे दिया है। और इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मजीद एक्टिव हुआ जाए, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ चाइना। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उनके लिए वो चाइना है। एक दौर होता है यार, ये चाइना वाला गलवान का वाकया होगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हमें मंजिल मिल गई है कि अब हमें ये दुश्मन मिल गया, ये टारगेट मिल गया और इस पर हमने हिट करना है। लेकिन इसमें भारत का वहां से बिजली खरीदना क्यों है जरूरी? इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना वहां पे दखलंदाजी कर रहा है। चाइना अपने फुटप्रिंट बना रहा है। चाइना का भी बॉर्डर नेपाल के साथ है। नेपाल लैंडलॉक्ड है ना, कोई समुद्री। 2 दिनों पहले चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जब प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की थी, तभी लोगों को यह समझ में आ गया था कि भारत की कूटनीतिक चाल में चीन फंस चुका है। पहले भारत ने श्रीलंका से चीन को आउट किया, अब फिर वही काम नेपाल ने भी चीन के साथ किया है। चीन के खस्ता हालत के दबाव में अब और झटका बर्दाश्त चीन नहीं कर सकता। आगे की कहानी सुनते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साल के पहले विदेशी दौरे पर नेपाल पहुंच चुके हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेपाल में इस वक्त चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर नेपाल में चीन की दखलंदाजी का विरोध कर रहे हैं। नेपाल के लोग चीन से इतना परेशान हो भारत की कूटनीति और अपनी ही जनता के विरोध के चलते नेपाल की सरकार ने चीन को अब करारा झटका दे दिया है। नेपाल की सरकार ने फैसला किया है कि वो भारत के साथ एक बड़ा ऊर्जा समझौता करेगा। चीन इस समझौते से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन नेपाल ने साफ कर दिया है कि हम भारत के साथ ये समझौता। इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मजीद एक्टिव हुआ जाए, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ चाइना। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उनके लिए वो चाइना है। एक दौर हुआ करता था जब सार्क पूरा फंक्शनल होता था तो पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से तैयार, ये चाइना वाला गलवान का वाकया होगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हमें मंजिल मिल गई है कि अब हमें ये दुश्मन मिल गया, ये टारगेट मिल गया और इस पर हमने हिट करना है और उसके हवाले से अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, हमें वो टारगेट भी नहीं मिल रहा। इंडिया के हवाले से हमें ये है कि हम कहते हैं जी ठीक है, उनके पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, उनके पास भी बड़ी फौज है, हमारे पास भी है। लड़ाई होगी, जंग होगी तो देखा जाएगा फिर। लेकिन इसमें भारत का वहां से बिजली खरीदना क्यों है जरूरी? इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना वहां पे दखलंदाजी कर रहा है। चाइना अपने फुटप्रिंट बना रहा है। चाइना का भी बॉर्डर नेपाल के साथ है। नेपाल लैंडलॉक्ड है ना, कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं नेपाल जाने का। नेपाल लैंडलॉक्ड है और नेपाल ऐसे दो बड़ी शक्तियों के बीच में लैंडलॉक्ड है जिनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है। और इलेक्ट्रिक डिप्लोमेसी ये क्या है कि नेपाल से हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास कमी है, लेकिन हम बांग्लादेश को दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा पड़ा हुआ है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हमारे पास बिजली कम है कि सच्चाई यह है कि भारत के पास बिजली ज्यादा है? अगर भारत के पास ज्यादा है तो भारत नेपाल से खरीद क्यों रहा है, और अगर भारत के पास कम है तो भारत बांग्लादेश को बेच क्यों रहा है? दोस्तों ये होता है ना, ये दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते, जिसको कहते हैं मजबूत करने की कोशिश। नेपाल के कमाई के जरिए बहुत कम है। टूरिज्म एक जरिया है नेपाल का बड़ा तगड़ा। कुछ रेमिटेंसेस हैं, जो लोग जाते हैं, फौजें ज्वाइन करते हैं, वो भेजते हैं। लेकिन इसके अलावा नेपाल में ऐसी कोई तगड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो हम ये कह दें कि साहब ये तगड़ी इंडस्ट्री है और इससे नेपालीज जो है वो बहुत तगड़ा कोई काम कर सकें, बहुत रेवेन्यू आ सके। मुश्किल है। नेपाल इज नॉट अ रिच कंट्री। भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा और बाद में बढ़ भी सकता है 20, 25, 30, 50 मेगावाट, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा जाता है। यह भारत चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते एक जुड़त बनी रहती है। इकोनॉमिक्स की वजह से ना एक जुड़त बनी रहती है। तो जयशंकर का ये जो ट्रिप है जिसमें वो दे आर डूइंग सो मच, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उनकी जो रीजनल आउटरीच है उसमें ये इम्पोर्टेंस रखता है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम क्यों नहीं नेपाल जाते, हम क्यों नहीं भूटान जाते, हमने ये गिव अप कर दिया हुआ है।
हम क्यों नहीं श्रीलंका जाते, और हम उस खित्ते को वो जो नई मॉडर्न जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उस एंगल से क्यों नहीं देखते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं इनको ज़ाती तौर पे, मुझे पर्सनली इस पर शौक भी है समझने का, और मैं देखता भी रहता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी की सारी क्लास जो है वो समझती है कि नहीं, लंदन और फ्रांस और बर्लिन और पेरिस और वाशिंगटन और टोरंटो ये हमारी किस्मत संवारेगा। ये खित्ता हमारी किस्मत नहीं संवार सकता, क्योंकि खित्ता तो खुद भूखा है। एक माइंड सेट है, ठीक है जी। लेकिन खित्ता के साथ जब आप काम करते हैं तो खित्ता भी ग्रो करता है, आप भी ग्रो करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट अमेरिका को क्यों ज़्यादा है, खित्ते में क्यों कम है, ये बड़े अनकंफर्टेबल किस्म के सवाल हैं। हम क्यों बरतानिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे बिजनेसमैन क्यों वहाँ पे मंडी ढूंढते हैं, हमारे बिजनेसमैन क्यों नेपाल की मंडी, भारत की मंडी, श्रीलंका की मंडी, एशिया पैसिफिक की मंडी में नहीं जाना चाहते, हम क्यों वो नहीं कर पा रहे। आई विश कि हम ये चीज़ें कर सकें। अगर इंडिया आसियान के साथ कारोबार कर सकता है और इंडिया आसियान समिट हो सकती है। देश को बिजली बेची है। इसी बीच में गेम और भी चल रहा है दुनिया भर का। क्या गेम चल रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। श्रीलंका में आपको पता है हनुमनटोटा पोर्ट के पास एक एयरपोर्ट है, वो चाइनीज ने बनाया। चाइनीज ने कैसे बनाया? चाइनीज ने श्रीलंकन्स को बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना के एयरपोर्ट बना दिया। कैसे? वो जो एयरपोर्ट, उसको लोग हनुमनटोटा एयरपोर्ट भी बोलते हैं, राइट। उस एयरपोर्ट, वो बड़ा आलीशान एयरपोर्ट है भाई, बड़ा आलीशान एयरपोर्ट है, लेकिन वहां पे कोई फ्लाइट नहीं उतरती। वो इतना आलीशान है कि फ्लाइट नहीं उतरती वहां पे। तो चाइनीज ने बोला कि साहब हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो श्रीलंकन्स ने बोला बिल्कुल मदद करिए हमारी, हमें मदद की जरूरत है। चाइना ने बोला कि हम जंगल के बीच में तुम्हारे लिए एयरपोर्ट बनाएंगे। उसने बोला साहब जंगल के बीच में एयरपोर्ट बनाएंगे, मतलब जंगल के बीच में कौन जाएगा? हाथी, शेर, भालू, चीते तो फ्लाइट पकड़ेंगे नहीं, इंसान ही पकड़ेगा, वहां पे तो कोई रहता नहीं है आसपास, उधर कौन आना चाहिए? नहीं, हम तुम्हारे लिए जंगल में बनाएंगे एयरपोर्ट। तो भाई उन्होंने हनुमनटोटा पोर्ट से कई किलोमीटर दूर जाके एक एयरपोर्ट। ये हुआ कि भारत और रूस ने मिलकर बोला है कि ये एयरपोर्ट हम खरीदेंगे। अब आप बोलेंगे साहब जिस एयरपोर्ट को चाइना नहीं चलवा पाया, श्रीलंका नहीं चलवा पाया, रूस और भारत मिलकर उस एयरपोर्ट को कैसे चला देंगे? आखिर अगर मुझे उधर जाना ही नहीं है तो मैं वहां के लिए फ्लाइट पकड़ूंगा क्यों? आप पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे? यही जियोपॉलिटिक्स का गेम है बॉस। जब श्रीलंका फंस गई थी ना, तो भारत ने दिए थे $4 अरब, $4 अरब दिए थे। चीन की हमेशा से यह मंशा रही है कि दुनिया का वह अकेला सुपर पावर बन जाए। जैसे पहले अमेरिका था और उसके साथ सोवियत संघ दूसरा सुपर पावर था, लेकिन चीन दूसरा सुपर पावर बनने के लिए तैयार नहीं है। वह अमेरिका को पीछे करके अकेले सुपर पावर इस दुनिया का बनने की मंशा रखता है। और जब से वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता संभाला है, तब से इस सुपर पावर बनने की रफ्तार और तेज हो गई है। लोगों को लगने भी लगा था कि चीन बहुत जल्दी अमेरिका को भी पीछे छोड़कर सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन कोरोना के इस महामारी के बाद चीन की अर्थव्यवस्था जिस तरह धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है और जिस तरह अब चीन खोखला हो रहा है, लोगों का यह मानना है कि चीन की यह जो मंशा है अब वह कभी भी पूरी नहीं होगी। और इस मंशा में अमेरिका के अलावे जो दूसरा देश चीन के आशाओं पर तुषारापात कर रहा है वह भारत है। अमेरिका जो आज सोल सुपर पावर बना हुआ है, उसके साथ कई देश है। भले वह पूरी मन से अमेरिका के साथ नहीं हो, लेकिन नेटो के नाम पर, क्वेड के नाम पर, I2U2 के नाम पर, अटलांटिक संधि के नाम पर आदि कई ऐसे संगठन हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सब में अमेरिका कहीं न कहीं अपनी दखलंदाजी किए हुए है और इनकी बागडोर अपने हाथ में रखे हुए है। दूसरी तरफ चीन के साथ जितने भी दोस्त हैं वह चीन को शक की निगाह से देखते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी चीन को पूरी तरह से नहीं विश्वास करता है। यही कारण है कि अभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख गए थे 5 दिन के लिए और 12 दिन अमेरिका रह के वापस लौटे हैं। चीन को भरोसा सबसे ज़्यादा रूस पर था और रूस यूक्रेन युद्ध जब चालू हुआ तो यह भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि चीन को लगा कि रूस अब उसके गोद में बैठ गया है, उसके इशारे पर चलेगा। लेकिन उस खेल में भी जयशंकर ने पानी फेर दिया। 5 दिनों का दौरा जो रूस का जयशंकर ने किया और उसके बाद जो घोषणा पत्र जारी हुआ, चीन के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। चीन को आभास हो गया कि अब भी रूस का सबसे विश्वासी दोस्त भारत ही है। इसके बाद श्रीलंका ने
जिस पर चीन ने बड़ा पैसा खर्च किया था। श्रीलंका ने भी चीन को गेट आउट का रास्ता दिखाया और नेपाल में चीन चाहता था कि वहाँ से भारत को निकाले, लेकिन जैसे ही जयशंकर पहुँचे चीन ही नेपाल से निकलने जा रहा है। जयशंकर के कूटनीतिक चाल में जो चीन फंस गया है, यही कारण है कि 2 दिनों पहले अब चीन भारत से संबंध सुधारना चाहता है और चीन का सरकारी अखबार, जो चीनी सरकार का माउथपीस भी माना जाता है, उसने मुक्त कंठ से प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि चीन को अपने औकात का पता अब चल गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।